हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और लास्ट क्लास में लेक्चर 2 में अपन ने कूलम्स लॉ पढ़ा था। कौन सा लॉ पढ़ा था? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ की खास बात ये स्टैटिक चार्ज के लिए लगता है और पॉइंट चार्ज होना चाहिए। कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद बहुत सारी चीजें अपन देखते देखते सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी मैंने बता दिया। सारे फोर्सेस का वेक्टर सम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाएगा फोर्स का। उसके बाद मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी और आज अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम देखेंगे चार्ज की कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी चार्ज की। तो स्टार्ट करते हैं और आराम से पढ़ो। अगर कहीं कुछ गलत हो जाए, कुछ गलती से कुछ एरर हो जाए तो आप कमेंट कर दिया करो कि सर वहां पे एरर है और स्क्रीनशॉट दे दिया करो मेरे को, ठीक है? तो मैं ठीक कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अपन ने लास्ट क्लास में कूलम्स लॉ अच्छे से पढ़ लिया था। आज उसका एप्लीकेशन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन बहुत प्यारी प्यारी प्रॉब्लम कराऊंगा। जेई नीट और बोर्ड के लिए काम की प्रॉब्लम्स है। चलो तो देखते हैं कि अगर आपको एक चार्ज गिवन है प्लस Q1 फिक्स, इसको मैंने फिक्स कर दिया और इसके अराउंड सर्कुलर पाथ पे, कौन से पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे एक Q2 चार्ज है, लेकिन वो -Q2 है और उसका मास m है और ये रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो इस मोशन का टाइम पीरियड बताओ। और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस r गिवन है। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी गिवन है? r गिवन है। आपको टाइम पीरियड बताना है कि t की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया। तो आप कोशिश करो इस सवाल को। देखो 11th क्लास में आपने सर्कुलर मोशन पढ़ी होगी। एक डोरी से एक पत्थर बांध लेते थे m मास का और उसको क्या करते थे आप? ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते थे। तो आप फटाक से टाइम पीरियड निकाल लेते थे t इक्वल टू 2 पाई r बाय 2 पाई बाय ओमेगा या 2 पाई r बाय v। लेकिन ये डोरी नहीं है। पहले तो समझो ये सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है। मान लो इसको इधर v वेलोसिटी दे दी, तो देखना अच्छे से समझने की कोशिश करना कि बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा mv² अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ mv² अपॉन r। और उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव है, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। फोर्स किधर लगेगा? अंदर लगेगा। अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए तो ये सर्कुलर मोशन कर जाएगा। कहने का मतलब mv² अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा? k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यस और नो? r स्क्वायर और r कैंसल आउट हो गया। इसके बाद यहां से v² की वैल्यू मेरे को मिल गई। क्या मिली? k Q1 Q2 डिवाइड बाय mr, ठीक है? तो फटाक से यहां से v की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ k Q1 Q2 डिवाइड बाय mr। यस और नो? बहुत बढ़िया। तो फटाक से टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई r बाय v। टाइम पीरियड यही तो होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा को v बाय r लिखा जा सकता है सर्कुलर मोशन के लिए। तो t इक्वल टू हो गया 2 पाई r बाय v। तो v की वैल्यू आपको पता है, तो फटाक से टाइम पीरियड फाइंड आउट कर दो। t इक्वल टू 2 पाई r बाय v की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ k Q1 Q2 डिवाइड बाय mr। यस और नो? ये आपके टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन फटाक से 11th भी मिक्स किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी मिक्स किया, फटाक से ये आपने आंसर लिया है। लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि ऑफलाइन कोचिंग हमेशा ऑनलाइन से बेटर है, हमेशा ऑनलाइन से बेटर है। क्यों? रीजन बताता हूं। क्योंकि यहाँ बच्चे जो डाउट मन में वो पूछ नहीं पाते, पढ़ाते वक्त वो डाउट पूछ नहीं पाते। लास्ट ईयर में पढ़ा रहा था तो ऑफलाइन में बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा कि सर कूलम लॉ तो आपने बोला था ना स्टैटिक चार्ज के लिए लगता है, फिर ये चार्ज तो रिवॉल्व कर रहा है, ये चार्ज तो घूम रहा है, फिर आपने कूलम लॉ क्यों अप्लाई किया सर? ये डाउट पूछा। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़ लिया होगा बहुत सारी जगहों से, लेकिन ये डाउट पूछा। अगर आपको इस डाउट का आंसर पता है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है? और नहीं पता है तो बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है? कोशिश करो, कोई टफ आंसर नहीं है। और ये आंसर लिख लो, t इक्वल टू 2 पाई r बाय रूट में v की वैल्यू लिख लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि आपके पास दो स्ट्रिंग है सेम लेंथ की, दो स्ट्रिंग है सेम लेंथ की, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, सेम है, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, सेम है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मान लो ये इस पे चार्ज Q1 है और इसका मास M1 है, इसका मास कितना है M1, और इस पे चार्ज Q2 है और इसका मास M2 है, इसका मास कितना है M2 है, और ये वाला एंगल इस वर्टिकल लाइन से θ1 है और ये वाला एंगल आपके पास θ2 है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि θ1 एंड θ2 पे कमेंट करना है, θ1 एंड θ2 पे क्या करना है, कमेंट करना है, या रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2। क्या रिलेशन होगा θ1 एंड θ2 में, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन इसका पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, अगर दोनों मास इक्वल है, दोनों मास इक्वल है एंड q1 इक्वल टू q2, दोनों चार्ज इक्वल है, तो कॉमन सेंस से θ1 और θ2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब साफ साफ हो गया कि आपका आंसर हो जाएगा θ1 शुड बी इक्वल टू θ2, θ1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, θ2। बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट बताता हूं कि इफ मास दोनों इक्वल है, इफ m1 m2 इक्वल है लेकिन q1 नॉट इक्वल टू q2, कहने का मतलब q1 इज ग्रेटर देन q2, अगर q1 q2 से बड़ा है मैग्नीट्यूड में और दोनों सेम चार्जेस हैं तो θ1 एंड θ2 पे क्या कमेंट होगा। अब समझने की कोशिश करना, देखो मास, इस पे फोर्स कैसे लग रहे होंगे, समझने की कोशिश करना अच्छे से। ये मेरे पास दो स्ट्रिंग है ऐसे करके, सेम लेंथ की स्ट्रिंग है। अच्छा तो इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, दोनों का मास सेम है तो ये भी mg, ये फोर्स सेम लग रहा होगा। अच्छा इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा kq1 q2 अपॉन r², तो दोनों में kq1 q2 आया तो इस साइड भी वही फोर्स लगेगा kq1 q2। अच्छा तो दोनों साइड, इस साइड भी फोर्स सेम, नीचे भी फोर्स सेम, तो टेंशन भी सेम आएगा, इसका मतलब ये वाला एंगल सेम होगा, दोनों के लिए एंगल क्या होगा, सेम होगा। इवन q1 और q2 अलग अलग है, q1 q2 ग्रेटर देन दे रखा है, फिर भी θ1 इक्वल टू θ2 होगा, अगेन सेम आंसर, अगेन क्या हो गया, सेम आंसर। अब थर्ड केस देखना, थर्ड क्वेश्चन की फॉर्म में कि इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, एक बात तो पता चल गई कि q1 q2 इक्वल हो या न हो, एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस बार मैंने क्या कर दिया, मास से वो m1 है, मतलब ये वाली बॉल m2 से बड़ी है एंड q1 इज ग्रेटर देन q2, यही इक्वेशन दे रखा है। अब क्या होगा θ1 और θ2 में रिलेशन, सोच के बताओ। अब कॉमन सेंस से सोचना कि जैसे ही मास ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला m1g फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अगर ये m1g ज्यादा हो जाएगा, समझने की कोशिश करना, वीडियो के फ्रेम में तो आ रहा हूं मैं, हाँ ये वाला ज्यादा है ना तो ये नीचे की तरफ दबेगा, क्योंकि m1g नीचे ज्यादा खींचेगा ना, मास जितना ज्यादा होता नीचे जाएगा, तो ये वाला एंगल कम हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, मतलब θ1 लेसर हो जाएगा θ2 से। क्या कुछ समझ में आया नहीं आया, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, फटाक से सारे बच्चे समझ लो। आई थिंक सबने समझ लिया होगा, ठीक है। अब लेवल बढ़ा रहा हूं, ये नीट और जेईई मेंस लेवल था, थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। देखो आपके पास एक सेटअप है, ये वाला सेटअप, दो सेम लेंथ की स्ट्रिंग है, दोनों से दो स्मॉल बॉल है, इन दोनों पे चार्ज मान लो q q है और दोनों का मास m m है, दोनों का मास कितना है m, इसका मास भी m, पर इस बार इन्होंने मास नहीं दे रखा, स्फीयर दे रखा और इसकी डेंसिटी गिवन है, इसकी डेंसिटी गिवन है, इस स्फीयर की, दोनों स्फीयर सेम है और इनकी डेंसिटी ऑफ स्फीयर दे रखी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी दे रखी है। इन दोनों के बीच में एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, दो स्ट्रिंग के बीच का एंगल, टोटल एंगल 30 डिग्री दे रखा है। अब मैंने क्या किया, इस सेटअप को मैंने एक लिक्विड में डुबो दिया, एक केरोसिन समझ लो, एक लिक्विड में डुबो दिया। मींस अगर मैं इसको लिक्विड में डिप कर दूं या इमर्स कर दूं, डुबा दूं, लिक्विड में डुबाने के बाद एंगल चेंज नहीं होता, अभी भी एंगल 30 डिग्री है, अभी भी एंगल क्या है, 30 डिग्री। इसको मैंने लिक्विड में
डुबा दिया, इसको मैंने किस में डुबा दिया, लिक्विड में डुबा दिया। और लिक्विड की डेंसिटी, रो ऑफ लिक्विड आपको गिवन है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा वीडियो की फ्रेम में या फ्रेम से बाहर चला गया हूं, चलो फ्रेम में हूं। तो ये रो ऑफ लिक्विड है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब क्या होता, अभी भी एंगल सेम होता। इस कॉन्सेप्ट को अच्छा समझना कि इसके आधा एंगल कितना होगा, दोनों बॉल एक जैसी है तो आधा एंगल हो जाएगा 15 डिग्री। अच्छा अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करूं तो ये वाला एंगल भी 15 डिग्री हो जाएगा, यस और नो। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन फोर्स, तो टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा T cos 15 और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, फटाक से बताओ कितना आ जाएगा, T sin 15, यस और नो। और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, पर आपको तो रो गिवन है तो रो इनटू वॉल्यूम, रो ऑफ सॉलिड स्फीयर या फिर छोटी सी बॉल है तो रो ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम इनटू जी, यही तो लगेगा ना। एक और फोर्स लगेगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब इस पे इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यस और नो। इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। सर कौन सी बड़ी बात है। तो अब देखो ये वाला एंगल 15 डिग्री है, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, इस लाइन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं या फिर नहीं बढ़ाऊं, तो देखो अब ये इक्विलिब्रियम में, तो ये वाला फोर्स इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, x x और y y में। तो फटाक से इक्वेशन लिख लेता हूं, T sin 15 should be equal to Fe, T sin 15 should be equal to Fe, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी T cos 15 should be equal to mg, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये mg मेरी आदत पड़ चुकी है, रो vg, यस और नो, रो ऑफ स्फीयर। बहुत बढ़िया, दोनों को डिवाइड करो फटाक से, तो ये हो जाएगा 10 15 इक्वल टू Fe अपॉन रो ऑफ svg, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या समझ में आया नहीं यार, दोनों को डिवाइड करने पर, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का डिवीजन कर दिया बाय डिवाइडिंग 1 एंड 2, बाय डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो 1/2 कर दिया, तो ये हो गया 10 15। एक और चीज बताता हूं इसको इंटरेस्टिंग वे में, ये तो एक मैथ्स का तरीका हो गया, मैं आपको विजुअलाइजेशन कराता हूं, आप समझने की कोशिश करना। देखो ये वाला फोर्स Fe है और ये वाला फोर्स mg है, नेट फोर्स T इधर है, देखो ये इक्विलिब्रियम है, नीचे की तरफ mg है, इस साइड में Fe है, इस साइड में कौन सा है, Fe है। ये दोनों फोर्स मिलके, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट T के अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि, और सबको आता है तो अच्छी बात है। तो ये दोनों फोर्स मिलके 15 डिग्री एंगल बनाने चाहिए, क्योंकि इस T के, देखो ये T इस साइड है ना, तो Fe और mg का अपोजिट इस डायरेक्शन में आना चाहिए। कहने का मतलब क्या, इसी लाइन के अलोंग इनका रिजल्टेंट आना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये वाला एंगल 15 है तो ये वाला एंगल भी 15 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल से देखो, मैं तो सीधा ये आंसर लिख लेता, देखो F इधर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, रो svg, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा सीधा लिख लेते F अपॉन रो svg। ये मैं देखने की स्टाइल बता रहा हूं, मैथ से तो सारे बच्चे कर लेते, आप देख के कर लेते, सीधा एक लाइन में लिख लेते फटाक से। ये एंगल 15 है तो ये एंगल 15 होना चाहिए, T के सामने इधर है, T को बैलेंस करने के लिए Fe और mg यही तो काम आएंगे ना, तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ आना चाहिए। कहने का मतलब ये एंगल 15 होना चाहिए, तो tan 15 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत बढ़िया, ये मिल गया। अब क्या बोल रहा है, आपने इसको लिक्विड में इमर्स कर दिया, डुबो दिया, इसका मतलब लिक्विड में जाते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाता है। मैंने कल ही बताया था कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इन एयर F0 अपॉन एप्सिलॉन r। यही तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा था, क्या ये भी पता होना चाहिए, एप्सिलॉन r फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, एप्सिलॉन r फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया, कई बच्चे सोच रहे हैं क्वेश्चन ही नहीं पता चला, अब पता चल गया। अब देखो ये वाला एंगल कितना हो गया 15 डिग्री, और ये वाला कितना हो गया 15 डिग्री, क्योंकि एंगल अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एप्सिलॉन r, क्योंकि मीडियम में डुबो दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन r। बहुत बढ़िया। अब नीचे क्या लग रहा होगा, mg की वैल्यू कितनी हुई, रो svg, और लिक्विड में डुबाया तो इस पे बायएंड फोर्स लगेगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया। बायएंड फोर्स कितना होगा, बायएंड फोर्स की वैल्यू मैंने एक और चीज बता देता हूं, कॉपी के ऊपर चढ़ा देना जिसको बायएंड फोर्स नहीं आता। बायएंड फोर्स होता है रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी,
रो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम डिस्प्लेस, टोटल वॉल्यूम, पूरी बॉल अंदर है तो टोटल वॉल्यूम इनटू जी। ये चीज आपको आनी चाहिए। तो सर ये हो गया आपका बाइंड फोर्स। ये कौन सा फोर्स हो गया? बाइंड फोर्स हो गया। अब देखो, अगर मैं बाइंड फोर्स को इसमें से माइनस कर दूं तो नेट फोर्स नीचे आ जाएगा ना, और अभी भी टेंशन इस साइड में होगा, होगा नहीं होगा? अब देखो बाइंड फोर्स को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ देखो, रो एल वी जी, यस और नो? रो एल वी जी। सर कैसे बता रहे हैं नीचे की तरफ होगा नेट फोर्स? क्योंकि रो ऑफ स्क्वायर 1.6 है और रो ऑफ एल 0.8 है, तो ये वाला जीत जाएगा ना, क्योंकि बड़ा है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ है। अभी भी एंगल 15 डिग्री आ रहा है, तो बैलेंस करने के लिए अभी भी मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा। अब देखो मैं इक्वेशन नहीं बना रहा, tan 15 इक्वल टू ये वाला फोर्स कितना है? एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर, और mg वाला फोर्स कितना है? रो ऑफ एस वी जी माइनस रो ऑफ एल वी जी। ये समझ में आया नहीं आया? यस और नो? देखो ये tan 15 और ये tan 15 दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, मतलब ये वाली चीज इसके इक्वल कर देनी है। मैं रफ कर रहा हूं, फटाक से नोट कर लो, मैं ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, ये वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूं फटाक से। क्या आना चाहिए? एफ ई अपॉन रो एस वी जी, एफ अपॉन रो एस वी जी शुड बी इक्वल टू एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर, रो एस वी जी माइनस रो एल वी जी। यही आया ना? बहुत बढ़िया। एफ ई ने एफ ई को कैंसिल आउट कर दिया, एफ ई ने एफ ई को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू दिस। अब देखो इसमें से वीजी कॉमन ले लो और वीजी कैंसिल कर दो। क्या कर दो? कैंसिल कर दो। इसका मतलब क्या हो गया? रो एस शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर रो एस माइनस रो एल। यस और नो? बहुत बढ़िया। तो अब क्या हो जाएगा? यहां से एप्सिलॉन आर निकालना था, फटाक से आ गया, रो ऑफ एस अपॉन रो ऑफ एस माइनस रो ऑफ एल। रो ऑफ एस कितना? 1.6, रो ऑफ एस कितना है? 1.6 अपॉन रो ऑफ एस कितना? 1.6 माइनस रो ऑफ एल है 0.8, तो नीचे आ जाएगा 0.8, ऊपर से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया एप्सिलॉन आर की परमिटिविटी फाइंड आउट करने के 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। इस टाइप का क्वेश्चन एक होमवर्क देता हूं आपको, एक होमवर्क देता हूं, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि आपके पास 2 बलून है, बलून समझते हो? बलून, उसमें मैंने हीलियम गैस भर के फुल हो दिया, दोनों में मैंने हीलियम गैस भरी। कौन सी गैस भरी? हीलियम गैस भरी। और दोनों को मैंने एक डब्ल्यू वेट से बांध दिया। इसको मैंने डब्ल्यू वेट से टाइप कर दिया, डब्ल्यू वेट से, और इस हीलियम गैस से भरा, और हीलियम गैस की डेंसिटी दे रखी है रो ऑफ हीलियम। रो ऑफ क्या दे रखा? हीलियम। अच्छा, और ये सेटअप इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसा आपको गिवन है क्वेश्चन में, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और इसका वेट W दे रखा है, वेट, ये W क्या है? वेट, यानी m इंटू जी, आपको वेट गिवन है W। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ आपको गिवन है। अच्छा, और दोनों पे चार्ज Q है, तभी तो ऐसे है। अगर चार्ज नहीं होता तो ये दोनों बॉल पास में होते ना, चार्ज की वजह से इन्होंने रिपेल कर दिया, चार्ज की वजह से इन्होंने क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। तो आपको बोला कि इस बॉल की डेंसिटी है, और डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है, ये डेंसिटी ऑफ हीलियम गैस, जो गैस फिलअप की है, डेंसिटी ऑफ हीलियम, और डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है आपको, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है आपको रो ऑफ ए। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी गिवन है? रो ऑफ ए। आपको क्या पूछा है? इस बॉल का ये चार्ज क्या होना चाहिए और बॉल कितनी फुलानी चाहिए, मतलब उसमें कितनी हीलियम गैस भरनी चाहिए। कहने का मतलब इस बॉल की, अगर बॉल खाली होती तो उसका कोई वेट नहीं होता। आपको पहला क्वेश्चन है कि चार्ज क्या होना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। दोनों की लेंथ L कंसीडर कर दो, और ये वाला एंगल थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या कंसीडर कर दो? थीटा कर दो। बहुत बढ़िया। तो इसमें पोज करके ट्राई करो, इतनी इंफॉर्मेशन ले लो और उसके बाद ट्राई करो।
मान लो इसमें टेंशन T लग रहा होगा, तो नीचे की तरफ तो W ही लगेगा ना, M इंटू जी, वेट दे रखा है, और इधर की तरफ भी क्या लगेगा, T लगेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग एक जैसी है, दोनों बलून को इक्वली फुलाया है, ठीक है, तो दोनों टेंशन T लगेगा, तो इन दोनों का कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा 2T cos थीटा। यस और नो, दैट शुड बी इक्वल टू W। 2T cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, W के इक्वल होना चाहिए, तो फटाक से लिख रहा हूं 2T cos थीटा शुड बी इक्वल टू W। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट। अगली चीज क्या होगी, समझने की कोशिश करना। अगली चीज, इस स्फीयर को देखो, इसमें भी टेंशन इस साइड लगेगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से रो ऑफ हीलियम इनटू वॉल्यूम इनटू जी लगेगा, यस और नो, और इधर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज है ना इस पे, तो इधर की तरफ क्या कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक बात बताओ, ये बॉल नीचे आ जानी चाहिए, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, लेकिन डेंसिटी ऑफ एयर है वो ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ हीलियम से। डेंसिटी ऑफ एयर डेंसिटी ऑफ हीलियम से क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होनी चाहिए, होती क्या, होनी चाहिए, इसीलिए तो इस पे एक बायंट फोर्स आ जाएगा। यूं समझो एयर एक तरीके से फ्लूइड कंसीडर किया जाएगा, इस क्वेश्चन में एयर को क्या कंसीडर किया जा रहा है, फ्लूइड कंसीडर किया जा रहा है। इसका साफ साफ मतलब है कि इसमें आ जाएगा रो ऑफ एयर इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू जी। ये वाला बायंट फोर्स सारे फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, जो नीचे फोर्स लग रहा है उसी को तो बैलेंस कर रहा होगा ये वाला फोर्स। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए, तो फटाक से कंपोनेंट ले लेंगे, टी का एक कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा, टी का एक कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा। इस एफबीडी को मैं यहां बना रहा हूं, इस एफबीडी को मैं यहां फटाक से बना रहा हूं कि इस पे एफ ही लग रहा है और नीचे की तरफ टी लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में लग रहा है रो ऑफ हीलियम इनटू वॉल्यूम इनटू जी, और ये वाला एंगल थीटा है, तो इस साइड आ जाएगा आपका टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, और इसकी साइड आ जाएगा टी कॉस थीटा। क्या आ जाएगा आपके पास, टी कॉस थीटा, इस टी को मैंने हटा दिया, टी कॉस थीटा। अब इसका कोई काम नहीं, अब इस चीज को मत लेना, और ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ आपको गिवन है रो ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम इनटू जी। अब क्या करो, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में बैलेंस करा दो, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में क्या करा दो, बैलेंस करा दो, तो फटाक से वहां से इक्वेशन बताओ, एफ ई इक्वल टू टी साइन थीटा। कहने का मतलब टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एफ ई। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 देखो, रो वी जी शुड बी इक्वल टू, एक काम करते अपन फटाक से चार्ज निकाल लेंगे। चार्ज निकालने के लिए अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, तो क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन 2 by 1 कर दो। अगर इक्वेशन 2 by 1 करूं तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा tan थीटा बन जाएगा tan थीटा by 2 इक्वल टू एफ ई। एफ को क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, k q1 q2, लेकिन दोनों का चार्ज सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस। लेंथ कितनी गिवन है आपको, l, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L sin थीटा। समझने की कोशिश करना है, ये वाली लेंथ कितनी है, L, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा L sin थीटा। अरे ये L है तो ये L cos थीटा, ये L sin थीटा, ये L sin थीटा है तो सिमिलरली ये भी L sin थीटा हो जाना चाहिए, यानी कि 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। यस और नो, 2L sin थीटा का क्या हो जाना चाहिए, होल स्क्वायर। तो यहां से फटाक से q स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मेरे को। q स्क्वायर क्या आ गया, q स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इनटू 2, तो हो जाएगा 2 tan थीटा L 2 tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा L स्क्वायर डिवाइड बाय k। यस और नो, यही तो होगा। आपको q स्क्वायर मिल गया, तो फटाक से q चाहिए तो क्या कर दो, इसका रूट कर दो, इसका क्या कर दो, रूट कर दो। आपको q मिल गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, वॉल्यूम कितना होगा, कितना बलून को फुलाना चाहिए, ये दो बलून है ना, इसको कितना एक्सपांड करना चाहिए, मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां से और यहां से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज करूंगा, मतलब ये वाला फोर्सेस। अच्छा, तो ये फटाक से इतना नोट कर लो, मैं रफ करने जा रहा हूं, फटाक से नोट करो, फटाक से नोट करो सारे बच्चे, मैं रफ कर लूं, फटाक से नोट कर लो सारे बच्चे, सारे बच्चे नोट करेंगे, मैं रफ करने जा रहा हूं।
ओके, मैंने रफ कर दिया। चल, ये वाली इक्वेशन को बैलेंस कराओ। ऊपर क्या है, रो ए वी जी शुड बी इक्वल टू टी कॉस थीटा प्लस रो ऑफ हीलियम इंटू वी जी। आपको वॉल्यूम चाहिए, इस साइड ले आओ, रो ऑफ ए माइनस रो ऑफ हीलियम इंटू वी जी, ये वी जी कॉमन आ गया, इक्वल टू टी कॉस थीटा। यहां से मैं टी कॉस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन से टी कॉस थीटा क्या w/2 लिखा जा सकता है? टी कॉस थीटा क्या w/2 लिखा जा सकता है? तो यहां से टी कॉस थीटा को मैंने लिख लिया w/2 प्लस, कुछ नहीं प्लस, इस साइड आ गया। तो फटाक से वॉल्यूम निकालना है, तो आपके पास आ जाएगा w/2 इंटू जी इंटू रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ हीलियम। आपको W गिवन होगा, G गिवन होगा, एयर और हीलियम की डेंसिटी गिवन हो, तो फटाक से कितना एक्सपेंड करना हो वो भी बता सकते हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फटाक से नोट करो, समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन लगभग एडवांस लेवल तक का बोल सकते हो। कौन से लेवल तक का? एडवांस लेवल तक का। मैकेनिक्स को इन्वॉल्व किया मैंने, फ्लूइड मैकेनिक्स और मतलब फोर्सेस को कैसे उसका वो करते हैं, फोर्स का कैसे रिजोल्यूशन करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज किया। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इजी लेवल का, नीट और जेईई मेंस में पूछे ऐसा। अगर आपके पास यहाँ पे एक चार्ज Q फिक्स है, Q चार्ज फिक्स, Q चार्ज को क्या कर दिया? फिक्स। और यहां से d डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? d डिस्टेंस पे एक ब्लॉक है, स्मॉल ब्लॉक, उसका मास m है और उस पे चार्ज Q है, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? सरफेस पे। और सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू गिवन है। कितना गिवन? म्यू। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ब्लॉक रेस्ट पे रहे? इस d डिस्टेंस से ब्लॉक, देखो क्या होगा, ये वाला चार्ज इस पॉजिटिव Q पे फोर्स डालेगा, फोर्स की वजह से ये मूव कर जाना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन की मिनिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की मिनिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये रेस्ट पे रहे? फाइंड minimum value, find minimum value of mu so that block remains at rest, block रुका है, block remains at rest। mu की वैल्यू बतानी है आपको। किसकी वैल्यू बतानी है? mu की वैल्यू बतानी है। फटाक से ट्राई करो, फ्रिक्शन फोर्स और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक को इन्वॉल्व किया, फटाक से ये क्वेश्चन करने लायक है। अच्छा, ये तो फिक्स है, कहीं नहीं जा सकता, इसका मतलब इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में। यस और नो? अगर फ्रिक्शन पीछे लगेगा तभी तो रुकेगा। एक और चीज बताता हूं, फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता। ये लाइन दिमाग में रखो, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता। कौन सी मोशन का? रिलेटिव मोशन का। नीट वाले बच्चे कॉपी के ऊपर लिख डाले, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। चलो बहुत बढ़िया। तो फ्रिक्शन F बराबर होने चाहिए, फ्रिक्शन और F क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और फ्रिक्शन की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम कितनी होती है? म्यू एम जी। अरे फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन म्यू एम जी, इस बात का समझ में आ रहा है यहाँ? फ्रिक्शन इससे छोटा है, इसके बराबर होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा होगा तभी तो रुका हुआ रहेगा ना। तो फटाक से वहां से पुट कर दो, एफ क्या हो जाएगा? KQ1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर लेस देन म्यू एम जी। तो यहां से म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। कितना? KQQ डिवाइड बाय एम जी डी स्क्वायर। क्या समझ में आया नहीं आया? तो मिनिमम पूछे तो इक्वलिटी साइन यूज कर लो, इससे ज्यादा होना चाहिए म्यू। समझ में आया नहीं आया? फटाक से सारे बच्चे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लो फटाक से। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम और चार्जेस। चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम क्या होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी? चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अपन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो पहला
टाइप फर्स्ट बता रहा हूं आपको कि आपके पास एक क्यू चार्ज है, इसका नाम दे दिया Q1, और एक दूसरा चार्ज है Q2, दूसरा चार्ज है Q2। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको L गिवन है। कितनी गिवन है? L गिवन है, ठीक है। और सुनो, दोनों के बीच की डिस्टेंस L गिवन है। तीसरा चार्ज, ये दोनों फिक्स है, ये दोनों क्या है? फिक्स, और ये भी क्या है? फिक्स। फिक्स का मतलब ये हिल नहीं सकते, दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होंगे, दोनों दूर जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं एक थर्ड चार्ज, एक तीसरा चार्ज में लेके आ रहा हूं, एक मैं थर्ड चार्ज लेके आ रहा हूं, उसको मेरे को कहां रखना चाहिए? मेरे पास कोई थर्ड चार्ज है कैपिटल Q, इसको मैं कहां पे प्लेस करूं? इस सिस्टम में कहां पे प्लेस करूं कि वो वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब उसको सिर्फ छोड़ना है। अच्छा, तो मैंने क्या सोचा, मैंने यहां रख दूं तो ये Q2 क्या करेगा? समझने की कोशिश कर रहा है, बोलेगा भाग जा इधर की तरफ फोर्स, और ये भी बोलेगा भाग जा, तो ये उधर भाग जाएगा। लेकिन अगर मैं बीच में रखने की कोशिश करूं, इसके पास रखूंगा तो ये भगा देगा और ये भगा देगा। लेकिन अगर मैं बीच में रखूं, अगर मैं किस में रखूं? बीच में। समझने की कोशिश करना, बीच में कब रखना? जब Q1 और Q2 दोनों Q के बराबर हो। दोनों किसके बराबर? Q के बराबर। कहने का मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है? Q। तो थर्ड चार्ज कुछ भी हो, प्लस Q हो चाहे माइनस Q हो, टेंशन मत लेना, प्लस Q हो चाहे माइनस Q हो, एकदम मिडल में रखना है। एकदम कहां रखना है? मिडल में। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये चार्जेस इक्वल है, और डिस्टेंस L/2 पे रखना है, बीच में रखना है। कहां रखना है? बीच में रखना है। बहुत बढ़िया, ये चीज आपको समझ में आ गई। ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई आपको। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर चार्जेस इक्वल ना होते, अगर चार्जेस इक्वल ना होते, यानी कि ऑपोजिट चार्ज होते, समझने की कोशिश करना। अगर ये वाला चार्ज होता आपका माइनस Q, और ये वाला चार्ज होता प्लस 9Q, तो थर्ड चार्ज कहां रखना होता? अब समझने की कोशिश करना। मेरे पास कैपिटल Q चार्ज है, ये दोनों फिक्स है, ये दोनों क्या है? फिक्स। तो मेरे को थर्ड चार्ज कहां रखना होता? अगर मैं कहीं मिडल में लाता तो ये वाला चार्ज मेरे पास अगर कैपिटल Q प्लस का होता तो ये वाला इसको भगा देता, और ये वाला इसको अपने पास बुला लेता, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहां इक्विलिब्रियम होल्ड नहीं कर सकते। किसी ने बोला सर यहां रखो, फिर मैंने बोला आओ रखते हैं। इस कैपिटल Q को ये क्या बोलेगा? भाग जाए यहां से, और ये माइनस Q पास बुला रहा होगा। लेकिन माइनस Q का मैग्नीट्यूड कम है, और 9Q, समझो 9 टाइम्स Q, ये वाला फोर्स तगड़ा होगा। 9Q का फोर्स क्या होगा? तगड़ा होगा। इसकी वजह से क्या होगा? ये वाला Q यहां पे भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, मिडल में नहीं आ सकता। चलो यहां कोशिश करते हैं इस साइड। अगर मैं इस साइड रखूं तो ये वाला चार्ज क्या बोलेगा? मेरे पास आ जा, और 9Q क्या बोलेगा? मेरे से दूर भाग जा। लेकिन 9Q बड़ा चार्ज है, इसके पास मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसका फोर्स क्या पता इसके पास बैलेंस कर जाए। मतलब यहां पे पॉसिबिलिटीज है, यहां पे पॉसिबिलिटीज है। तो दो लाइन लिख लो, दो लाइन लिख लो। अगर दो लाइक चार्जेस हो तो कहीं ना कहीं मिडल में रहेगा। जरूरी नहीं बिल्कुल मिडल में हो, मिडल में तब होगा जब दोनों चार्ज इक्वल हो। समझने की कोशिश करना। अगर मेरे पास ऐसा सिस्टम होता, ऐसा सिस्टम होता, अगर यहाँ पे प्लस Q होता और यहाँ पे प्लस 9Q होता, तो Q के पास में रखते, Q के कहां रखते? पास में रखते। लेकिन थर्ड चार्ज आता तो कहीं मिडल में ही आता ना, इस साइड और इस साइड पॉसिबल नहीं है। ये कब? जब दोनों सेम चार्जेस हो, दोनों जब लाइक चार्जेस हो, सेम नहीं बोल सकता हूं, जब दोनों लाइक चार्जेस हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो थर्ड चार्ज कहीं ना कहीं बीच में आएगा, मिडल में। ये लाइन लिख लो अपनी लैंग्वेज में। अगली लाइन बोल रहा हूं कि अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हो, यानी कि दोनों अनलाइक चार्जेस हो, जैसे माइनस Q और प्लस 9Q, तो तीसरा चार्ज, ये दोनों फिक्स है, ये फिक्स है। तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम के लिए जो चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा हो उसके बाजू में रखना, मिडल में तो आएगा नहीं। चार्ज का मैग्नीट्यूड इसका छोटा है ना, तो इसके बाजू में रखना। कुछ समझ में आया नहीं आया? फटाक से ये दो लाइनें लिख लो, इसको बॉक्स बना के फटाक से लिख डालो, ये बहुत काम आएगा। फटाक से लिख डालो, फटाक से कॉन्सेप्ट समझने के लिए लिख डालो।
अच्छा अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। बिना क्वेश्चन क्या मजा, आपको कौन सा टालका फुल्का समझ में आया? अच्छा चलो सर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आपके पास दो चार्ज है, एक है प्लस q और दूसरा है आपके पास प्लस 9q, और ये भी फिक्स और ये भी फिक्स। थर्ड चार्ज कहां रखूं? अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरे को d गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है? d गिवन है, तो मेरे को थर्ड चार्ज कहां पे प्लेस करना चाहिए? तो थर्ड चार्ज की पोजीशन, फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड पोजीशन या लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज कैपिटल Q सच दैट या सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। अच्छा तो आपको पता चल गया दोनों लाइक चार्जेस है, मतलब कहीं ना कहीं मिडल में आएगा, कहीं ना कहीं बीच में आएगा, बीच में इसके पास होना चाहिए। अच्छा मैंने यहां रख दिया, मान लो ये वाली डिस्टेंस x है, तो इससे कितनी हो जाएगी? d माइनस एक्स। तो फटाक से इस पे फोर्स लग लो, ये वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा और ये वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा, दोनों फोर्स बैलेंस हो गए तभी तो काम चलेगा। इसका मतलब ये वाला फोर्स कितना होगा? k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू k कैपिटल Q इंटू 9q, इस वाले की वजह से, अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो? फटाक से बोलो। अब देखो k q q q k q q q, ये वाला इस साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर को इस साइड ले जाओ, तो d माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9x स्क्वायर। दोनों साइड रूट लेने पर, दोनों साइड क्या ले लो? रूट ले लो। तो रूट ले लोगे तो फटाक से इस साइड हो जाएगा d माइनस एक्स और इस साइड हो जाएगा 3x, x को उस साइड ले जाओ हो जाएगा 4x इक्वल टू d, तो x की वैल्यू आ गई d बाय 4। तो q से d बाय 4 डिस्टेंस पे, q से स्मॉल q से कितनी डिस्टेंस पे? d बाय 4 डिस्टेंस पे, d बाय 4 डिस्टेंस पे, तो इससे हो जाएगा 3d बाय 4। बहुत बढ़िया, तो ये आंसर आ गया d बाय 4। अब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये था लेवल 1 टाइप का क्वेश्चन। अब लेवल 2, कई बच्चे यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में मेरे को एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है। मैंने बोला होता है बिल्कुल, तो आप x की वैल्यू तो प्लस माइनस 3 लिखते हो ना, यहां क्यों नहीं लिखा? यहां पे क्यों नहीं लिखा? मेरा क्वेश्चन देखो, पहले मेरा क्वेश्चन समझो कि x स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है तो x बराबर प्लस माइनस 3 होना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल, तो बोला सर यहां पे आपने रूट लिया ना, तो प्लस माइनस 3x क्यों नहीं लिखा? आपने सिर्फ प्लस 3x लिखा, माइनस 3x क्यों नहीं लिखा? तो उसका आंसर फटाक से दे देता हूं कि d माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3x, माइनस एक्स उस साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस d बाई 2। माइनस d बाई 2 का मतलब क्या? इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपने x पोजीशन इस डायरेक्शन में ली है तो पीछे की तरफ आ रहा माइनस d बाई 2 का मतलब यही हुआ। और पीछे की तरफ फिजिक्स से पॉसिबल नहीं, मैथ्स से पॉसिबल है लेकिन फिजिक्स से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चार्ज रुका ही नहीं रहेगा, इसलिए ये वाला सॉल्यूशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने आपको पहले ऑब्जर्वेशन कराया था कि चार्ज को कहां रखना चाहिए, मिडल में, इस साइड। तो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अगला क्वेश्चन आप होमवर्क की तरह ले लो। क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन का यही क्वेश्चन यही लिखना है। फिर से देखो मैं वैल्यू बदल रहा हूं, फटाक से आप बच्चे प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपके पास ये प्लस क्यू है और ये वाला माइनस 16 क्यू है, तो थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू कहां रखना चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे? तो आपको पता है कि जिसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड 16 है, तो इसके बाजू में रखना पड़ेगा। मान लो मैंने एक थर्ड चार्ज यहां रख लिया, ये तो दोनों फिक्स है, ये दोनों कहां है? फिक्स है। तो ये वाले डिस्टेंस मान लो x कंसीडर कर लो और दोनों के बीच की डिस्टेंस d गिवन है, तो यहाँ पे फोर्स बैलेंस करा दो। ये वाला कैपिटल Q उस साइड फोर्स डालेगा और माइनस 16 Q इसको अपने पास बुलाएगा। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। फटाक से पोज करके सारे बच्चे x की वैल्यू बता मेरे को। मैं सॉल्व कर रहा हूं, k q डिवाइड बाय x स्क्वायर इक्वल टू k q 16q डिवाइड बाय d प्लस x का होल स्क्वायर। आप बच्चे मेरा सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, अपना खुद से सॉल्यूशन निकालो। फटाक से उधर चला गया तो d प्लस x
इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी d/3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d/3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d/3। बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस पे थोड़े आप स्टार लगा लो, 5 स्टार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रखा है कि 3 चार्ज है, चार्ज ये वाला है आपका प्लस क्यू, समझने की कोशिश करना, ये वाला है आपका -16 क्यू। थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करना चाहिए? देखो ये फिक्स नहीं है, इनको फिक्स नहीं किया। थर्ड चार्ज को कहां रखना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए और उसकी नेचर कैसे होनी चाहिए। फाइंड पोजीशन, मैग्नीट्यूड, फाइंड पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज, so that whole system remains in equilibrium, यानी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। फिर से समझना कि फाइंड पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज so that whole system remains in equilibrium। मतलब इस बार फिक्स नहीं है, इस बार फिक्स, लास्ट टाइम मैंने इनको तो फिक्स कर दिया था, तीसरे चार्ज को कहीं पे भी रखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो फाइंड मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ, मैग्नीट्यूड में ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू, यानी कि आपको स्मॉल क्यू की टर्म्स में आंसर देना मैग्नीट्यूड, और उसी के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो समझो मेरी बात, अगर मैं थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू इस साइड रखता हूं, कहां रखता हूं? इस साइड रखा मैंने कैपिटल क्यू, अब कहां रखा? यहां रखा। इस क्वेश्चन को समझना, तो ये वाला फोर्स इस पे इस तरफ डालेगा, यस और नो, और ये वाला फोर्स इस पे इस तरफ डालेगा। ये तो रुक गया, ये तो स्टेबल हो गया। अब इसको भी देखना पड़ेगा ना कि तू भाई साहब रुक रहा है नहीं रुक रहा है। अब भाई इसको देखते हैं, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ फोर्स डालेगा, और -16 क्यू है तो वो भी इसको पास ही बुलाएगा ना, प्लस क्यू है बोलेगा दूर जा, और -16 क्यू के पास आ रहा, तो ये वाला स्टेबल नहीं हुआ ना, ये स्टेबल नहीं हुआ। इसका मतलब आपको ये पॉजिटिव तो नहीं रखना होगा। एक तो बात पता चल गई कि ये चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, ओहो, तो आपको नेचर पता चल गई कि चार्ज शुड बी नेगेटिव। अच्छा, तो ये नेगेटिव रखोगे, अब देखते हैं, नेगेटिव रखोगे तो ये तो बैलेंस हो गया, क्योंकि पॉजिटिव इसको पास बुलाएगा, -16 क्यू भगा देगा, तो ये तो स्टेबल हो गया। अब इसकी बारी है, अब इसको देखो, अच्छे से देखो, दोनों के बीच की डिस्टेंस d गिवन है एज इट इज। आप फटाक से x पहले निकाल ही चुके हो, d/3 d/4 कितना आया था, जो भी आया था, ठीक है, d/4 आया था। ये वाला देखो, फटाक से, ये वाला देखो, इस पे देखो, ये -q, इसको क्या बोलेगा, तू मेरे पास आ जा, और ये -16 क्यू बोलेगा तो भी मेरे पास आ जा। इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। अगर तीनों में से कोई दो स्टेबल हो जाए तो तीसरा अपने आप स्टेबल हो जाएगा। चलो इसको भी देखते हैं। इस -16 क्यू को ये वाला क्यू क्या बोलेगा, पास आ जा, क्योंकि तू और मैं अनलाइक चार्जेस, और ये वाला बोलेगा तू दूर चला जा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज है कि ये भी स्टेबल हो जाएगा। अगर तीनों रुक गए, स्टेबल हो गए, इक्विलिब्रियम में आया ना सिस्टम, इक्विलिब्रियम में सिस्टम आया ना, बहुत बढ़िया। तो फटाक से x की कैलकुलेशन सारे बच्चे करेंगे। मैं x की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन से लिख लेता हूं, x की वैल्यू फटाक से, फिर भी लिखनी हो तो फटाक से इसमें फोर्स बैलेंस करा दो और x की वैल्यू लिख लो। तो फोर्स क्या हो जाएगा, KQQ अपॉन x² इक्वल टू KQ 16Q डिवाइड बाय d प्लस x का होल स्क्वायर। फटाक से KQQ कैंसल, और यहां से क्या आ जाएगा, d प्लस x इक्वल टू 4x। कितना आ जाएगा, 4x। तो x की वैल्यू आ गई d/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, d/3। बहुत बढ़िया, x तो आपने फाइंड आउट कर दिया पोजीशन कि प्लस q से, इस स्मॉल q से इस कैपिटल Q को d/3 डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में रखना है। कौन से साइड में रखना है, लेफ्ट साइड में। सर एक बात बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा,
तो आपने पोजीशन फाइंड कर दी d/3, स्मॉल q से d/3 पे। अब चाहिए आपको मैग्नीट्यूड, और जब भी मैग्नीट्यूड चाहिए, मेरी बात सुनना, जब भी थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स बैलेंस कराना है। आप इस पे फोर्स बैलेंस करा के देख लो या इस पे करा के देख लो। मैं इस पे फोर्स बैलेंस करा के देख रहा। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू बैलेंस होना चाहिए। मतलब इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। फटाक से इस चार्ज की वजह से इस साइड में फोर्स लगेगा, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय d/3 का होल स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर बाय 9 ऊपर चला गया, इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये वाला फोर्स KQQ, यानी कि KQ इंटू 16Q, KQ इंटू 16Q डिवाइड बाय d का स्क्वायर। फटाक से तो d स्क्वायर कैंसिल हो गया, और K स्मॉल q कैंसिल हो गया। तो यहां से कैपिटल Q की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 16/9 इंटू स्मॉल q। देखो q की टर्म्स में q की वैल्यू, और ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ये वाले सर नेगेटिव कहां से पता चला आपको, नेगेटिव नेचर यहां से पता चला इक्विलिब्रियम से। तो आपको नेगेटिव कॉमन सेंस से पता लगाना है कि नेगेटिव चार्ज होगा और मैग्नीट्यूड किसी एक फोर्स में फोर्स बैलेंस करा दे, किसी एक चार्ज में फोर्स बैलेंस करा देना है, पोजीशन बता दी। तो मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दिए। एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ले जाओ, सेम क्वेश्चन रखना, क्वेश्चन यही लिखना है, क्वेश्चन यही लिखना, बस मैं डाटा बदल रहा हूं और आपको आंसर बताना है। आपको आंसर बताना फटाक से, ठीक है। आपको आंसर बताना है कि आपके पास एक प्लस क्यू है, दूसरा आपके पास दूसरा चार्ज है वो आपके पास 25 क्यू है। तो थर्ड चार्ज को कहां रखना चाहिए, देखो ये दोनों सेम चार्जेस है, तो थर्ड चार्ज को कहीं मिडल में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। मान लो थर्ड चार्ज को मैंने यहां रख दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, कॉमन सेंस है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे इसका आंसर, मजा आएगा प्रैक्टिस करना। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराए मैंने। तो बच्चों लाइक ठोक देना आपके लिए, देखो पसीना आ रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा आता पढ़ाने में मुझे, ठीक है। और आप पढ़ते रहना, और डबल स्पीड में देख लो। जिन बच्चों ने पढ़ लिया ना, किसी दूसरे चैनल से पढ़ते हैं तो कोई नहीं, मेरा लेक्चर रिवीजन के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाऊंगा, ये नहीं कुछ भी आऊंगा बकवास करके चला जाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कोटा में कराए जाते हैं। कहां कराए जाते हैं, कोटा में। तो आपको ये वाले क्वेश्चन फटाफट ये होमवर्क कर लेना और कमेंट में कर देना है, और लाइक ठोक देना, भूलना नहीं।